सेक्शन 302 मर्डर केस के अंदर तफ्तीशी मराहल क्या है, स्टेप बाय स्टेप आज उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आईओ तफ्तीश करता है और किन किन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलता है। एफआईआर से स्टार्ट करके हम इसकी 173 तक की चालान रिपोर्ट तक तफ्तीशी मराहल को देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है। तफ्तीश का दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ द केस, मोटिव ऑफ द मर्डर। मोटिव मर्डर केस के अंदर ढूंढना बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के साथ सीआरपीसी 156 डील करता है और पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.1 2 3 10 11 13 ये 25 बेसिकली पूरा चैप्टर ही इन्वेस्टिगेशन का है। उसके अंदर पर्टिकुलर फोरेंसिक और एक्सपर्ट ओपिनियन और बाकी जो चीजों के बारे में डील करने वाले सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी भी मर्डर केस के अंदर एफआईआर हो जाएगी 154 के तहत और उसके बाद एज यूजुअल जो कंसर्न्ड एसएचओ है वो तफ्तीश मार करेगा या कंसर्न जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है वो तफ्तीश मार करेगा किसी भी तफ्तीशी ऑफिसर को, जो कि उनके एसओपीज के मुताबिक होगी कि वो सब इंस्पेक्टर हो सकता है, इंस्पेक्टर या डीएसपी रैंक का ऑफिसर होगा, व्हाटएवर। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मौका वकूआ पर जाए, वकूआ मौका वारदात के ऊपर जाकर मौका मुलाजा करेगा और वहां पर साइट प्लान तैयार करेगा और जितने भी जरूरी शवाहद हैं उनकी कलेक्शन करेगा, जिसके अंदर खून, असला, सेल्स, डीएनए, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, जियो फेंसिंग और बाकी मादी शवाहद जो भी पॉसिबल है उनको महफूज करेगा। देन नक्शा मौका साइट प्लान तैयार किया जाएगा, जिसको हम नक्शा मौका बिला स्केल या नक्शा नजरी बिला स्केल कहते हैं। साइट प्लान तैयार करना जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि मकतूल कहां पर था, प्रोबेबल कातल कहां पर था, गवाहान किस जगह पर थे, कौन सा आई विटनेस था, कौन सा सर्कमस्टेंशियल विटनेस था, वो किस जगह पर थे, ये जगह कहां पर वाक़या है, इसके राइट लेफ्ट के अंदर क्या है, मशरक मगरब में क्या है, शमाल जनूब में क्या है, अगर ये बिल्डिंग है तो ऊपर नीचे इसके अंदर क्या है। तो इस तरह का तमाम एक नक्शा साइट प्लान तैयार किया जाएगा और साथ में ही सीआरपीसी सेक्शन 157 के तहत पुलिस मुलजम की गिरफ्तारी का प्रोसेस अमल भी स्टार्ट कर देगी अगर मुलजम नॉमिनेटेड है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले मिल चुकी है। देन इंक्वेस्ट रिपोर्ट, लाश का तिबी मुआयना, लाश का मुआयना के मर्डर कैसे हुआ, किसी खंजर से, गोली से, जहर से, धक्का देकर, व्हाटएवर, इंजरी मार्क्स, अपीरेंट काज ऑफ डेथ और दीगर मुशाहिदात, दीगर जो भी जख्म है, इंजरीज हैं, उनको नोट किया जाएगा। फर्दर प्रोसेस, जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए जो भी कंसर्न्ड हॉस्पिटल होगा वहां पर भिजवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के अंदर टाइम ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ, इंजरी डिटेल्स, वेपन कंपेटिबिलिटी, इंजरी किस चीज से आई, वेपन्स किस तरह का इस्तेमाल हुआ, इन चीजों के बारे में डिटेल से फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होती है। अगला प्रोसेस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 के तहत जो आईओ है वो विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और उनको मिसल का हिस्सा बनाएगा। इसके साथ उसके पास अगर सीसीटीवी फुटेज मिलती है, कोई वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है, किसी भी तरह की और डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है या मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्शन की कोई एविडेंस है तो उसको भी मिसल का हिस्सा बनाएगा। इस सूरत के अंदर अगर कोई ऐसा गवाह है जो बहुत देर बाद अवेलेबल नहीं हो सकता या रह नहीं सकता वहां पर, कोई भी इंपॉर्टेंट विटनेस है, उसकी 164 की स्टेटमेंट वहीं पर रिकॉर्ड करवाई जा सकती है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने। अगर कोई आई विटनेस है या कोई ऐसा गवाह है जो सर्कमस्टेंशियल विटनेस है, किसी बीमारी में मुब्तला है, उसकी डेथ हो सकती है या उसने मुल्क से बाहर जाना है, तो इस सूरत में ऑन स्पॉट या वेरी नेक्स्ट डे भी 164 की स्टेटमेंट उस गवाह की रिकॉर्ड करवाई जा सकती है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने। अगला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिकवरी प्रोसीडिंग, जिसके अंदर रिकवरी मेमो भी बनाए जाते हैं, बरामदगी, फर्द बरामदगी जिसको हम कहते हैं। वहां पर जो भी वेपन जो उस क्राइम सीन से रिलेट करता है उसकी रिकवरी करना बहुत जरूरी है। ऐदर वो खंजर, छुरी, चाकू हो सकता है, पिस्टल, राइफल, बम, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई जहर है या कोई और चीज है तो उसका जो भी काउंटर पार्ट होगा, कपड़े मकतूल के या मुजरम के, जो भी उसे आला कत्ल बरामद होता है, उससे जो भी बरामदगी होती है कपड़ों की सूरत में, व्हाटएवर, उनकी भी फर्द मकबूजगी गवाहान की मौजूदगी में बनाई जाएगी और क्राइम सीन से दिगर एशिया जो मुतलका होंगी उनको भी कब्जे में लेकर फर्द मकबूजगी तैयार करके उसके ऊपर सील मोहर लगाई जाएगी। देन अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा तफ्तीश का फोरेंसिक एविडेंस की कलेक्शन। आमतौर पर इसके अंदर गोली, बारूद, वेपन, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, फोरेंसिक सीरोलॉजी, मोबाइल डेटा, जियो फेंसिंग, सीसीटीवी एनालिसिस और इनकी एथेंटिक रिपोर्ट फोरेंसिक करवाने के बाद कोर्ट के अंदर भी सबमिट करवाई जाएगी और तफ्तीशी अपनी मिसल का हिस्सा भी बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अरेस्ट ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन। अगर नॉमिनेटेड मुलजम नहीं है तो जितने भी इस क्राइम सीन से बेनिफिशरीज हैं या सस्पेक्टेड है उनकी एक सस्पेक्टेड लिस्ट बनाई जाएगी, उनको अरेस्ट करके उनको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब जो अगला मरहला है तफ्तीश का, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ द केस या मोटिव ऑफ द मर्डर। मोटिव मर्डर केस के अंदर ढूंढना बहुत जरूरी है।
मोटिव क्या था? जायदाद का तनाजा था, कोई पुरानी दुश्मनी थी, सडन प्रोवोकेशन था, कोई लेन देन का मामला था, कोई और इज्जत बेइज्जत का मामला था, लड़ाई झगड़े का मामला था, कोई माली लेन देन था। तो मोटिव को इस्टेब्लिश करना ये तफ्तीशी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मोटिव इस्टेब्लिश नहीं हो पाता तफ्तीशी से, तो मैं अक्सर ये कहता हूं अपने केसेस में कि अगर तफ्तीशी मर्डर केस में या किसी भी इस तरह के हीनियस क्रिमिनल केस के अंदर मोटिव इस्टेब्लिश नहीं करता, तो डेट मीन तफ्तीशी ने खयानत की है मदई के साथ या फिर मकतूल के साथ। क्योंकि मोटिव इस्टेब्लिश करना, अब मोटिव इस्टेब्लिश कैसे होगा? मोटिव दो तरह से इस्टेब्लिश होते हैं। आमतौर पर जब मदईयान इल्जाम लगा देते हैं तो वहां से मोटिव इस्टेब्लिश हो सकता है। सेकंड काइंड मोटिव की कि जो एविडेंस आपने कलेक्शन की है तफ्तीशी ने, उन एविडेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका पैटर्न है, वो क्या साबित कर रहा है। तो वहां से अपना एक एनालिसिस मोटिव भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एक एनालिसिस थ्योरी, एक थ्योरी भी आप बना सकते हैं। तो मोटिव रीड की हड्डी होता है मर्डर केस के अंदर। अगला स्टेप, मॉडर्न डिवाइसेस की कलेक्शन, जिसके अंदर सीडीआरस, कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड्स आ जाती हैं, जियो फेंसिंग आ जाती है, व्हाट्सएप चैट्स या कॉल हिस्ट्री आ जाती है, आपकी सीसीटीवी फुटेज आ जाता है। इन तमाम चीजों की कलेक्शन करना और देन फिर इनकी फोरेंसिक करवा के, ताकि इस पर बाद में कोई ऑब्जेक्शन उठ सके, इसको ऑनरेबल कोर्ट के अंदर सबमिट करवाना और अपनी मिसल का हिस्सा भी बनाना। आखिरी स्टेप, पुलिस ओपिनियन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन, उसकी राय क्या है। तमाम एविडेंस की कलेक्शन के बाद वो अपनी एक राय मुरतब करता है कि जिस बंदे को नॉमिनेट किया गया ये इनोसेंट है या फिर ये गिल्टी है, इसके खिलाफ खातरख्वाह सबूत मौजूद है, केस ट्रू है या केस फेक है, कैंसलेशन रिपोर्ट बननी चाहिए इसकी या चलान। कैंसलेशन रिपोर्ट होगी तो 169 के तहत उसकी डिस्चार्ज रिपोर्ट देगा अपनी ओपिनियन में कि ये मुल्जम जो है, जिसको नॉमिनेट किया गया, ये बेगुनाह है। या फिर अगर उसके खिलाफ सफाए मिसल पर खातरख्वाह एविडेंस आ जाती हैं तो फिर उसका चलान पेश किया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट में कि जिसके खिलाफ काफी सारी एविडेंस रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि इसके खिलाफ काफी सारी एविडेंस रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो लिहाजा इसके खिलाफ केस को परसू किया जाए, इसके खिलाफ केस को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। चलान के बाद दोबारा ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो रेलिवेंट लॉज हैं उनके अंदर लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 40, लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 59, पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.2 और फिर 154, 156, 157, 160, 169, 161 और ये इस तरह की जो ये तमाम सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के साथ डील करते हैं। वीडियोस कंप्लीट, स्टे कनेक्टेड। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। वस्सलाम।